नमस्कार। आज हम अरस्तू के संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने संपत्ति की परिभाषा करते हुए इसे राज्य के अथवा प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का सामूहिक नाम बताया है। संपत्ति संबंधी विचार व्यक्त करते हुए अरस्तू ने लिखा है कि संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग है जिसके बिना दैनिक जीवन संभव नहीं है। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की भांति संपत्ति की आवश्यकता भी स्वाभाविक है। संपत्ति जो परिवार का आवश्यक अंग है उसका स्वामित्व जरूरी है। संपत्ति और परिवार मानव को प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य को क्षुधा शांत करने के लिए भोजन चाहिए, निवास के लिए मकान, प्रकृति द्वारा अव्यवस्थित सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र, ये सब संपत्ति के ही भाग हैं। अरस्तू ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की कटी आलोचना की है। अरस्तू ने संपत्ति को दो भागों में बांटा है। पहला, निर्जीव। इस संपत्ति में धन, मकान, खेत खलिहान और आदि आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह। दूसरा, सजीव। इस संपत्ति में दास, सेवक आदि आते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार की संपत्ति परिवार के लिए उपयोगी है। अरस्तू ने संपत्ति, परिवार तथा संविधान संबंधी सभी क्षेत्रों में उग्र मार्ग न अपनाते हुए मध्यम मार्ग अपनाया है। एक ओर वह संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन करता है तो दूसरी ओर वह अत्यधिक संपत्ति संचय का भी समर्थन नहीं करता है। अरस्तू संपत्ति को कुछ सीमाओं के अंतर्गत रखना चाहता है। संपत्ति साधन है, व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करता है, अतः उसका उत्पादन सीमित मात्रा तक होना चाहिए जहाँ तक हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। अरस्तू का कहना है कि संपत्ति का महत्व उसके उद्देश्य द्वारा निश्चित किया जाता है, अतः उसका संग्रह उतना ही होना चाहिए जितना एक श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए अपेक्षित हो। अरस्तू ने संपत्ति की दो विशेषताएं बताई हैं। पहला, समाज में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो अथवा नागरिकों की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हो, और दूसरा, राज्य की ओर से संपत्ति में संरक्षण की उचित व्यवस्था हो। उपरोक्त दोनों बातें संपत्ति के मेरुदंड है। अरस्तू उस संपत्ति को व्यक्तिगत कदापि नहीं मानता जिस पर केवल व्यक्ति का अधिकार हो। सामाजिक नियंत्रण यदि उस पर न रहे किंतु समाज द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई हो कि कोई भी नागरिक अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हित के लिए कर सके। संपत्ति का उपार्जन। पहला, मानव एवं प्राकृतिक ढंग। इस प्रकार के संपत्ति उपार्जन में प्रकृति की सहायता लेकर मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा अग्रसर होता है। भूमि में अनाज पैदा करके तथा पशु चराकर मनुष्य इस संपत्ति का उपार्जन करता है। कृषि के अंतर्गत सभी खाद्य फसलें और अन्य तथा औद्योगिक फसलें आती है। संपत्ति का यह उत्पादन जीवन के साथ साथ होता है और भौतिक जगत में भी जो भी वस्तुएं हम देखते हैं वे सब इसी श्रेणी में आती हैं। दूसरा, दानवीय अथवा अप्राकृतिक ढंग। इस उपार्जन में प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है, पर लाभ के लालच में मनुष्य की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ऋण देकर ब्याज कमाना, व्यापार में लाभ कमाना आदि ऐसे रूप है जो संपत्ति अर्जन के दानवीय रूप के उदाहरण है। इस प्रकार की संपत्ति के उत्पादन में मनुष्य अपनी मानवता का परित्याग करके दानवीय रूप ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर उसके समकक्ष धर्म की भावना विद्यमान नहीं रहती है। उसका लक्ष्य केवल धन कमाना और अपरिमित संपत्ति संग्रह करना हो तो वह नितांत अप्राकृतिक व दानवीय हो सकता है। अरस्तु सूदखोर को हे दृष्टि से देखता है क्योंकि उसमें धन, दूसरों की व्यवस्था, दरिद्रता और दुर्बलता का लाभ उठाकर अधिक धन पैदा किया जाता है। वित्तोपार्जन का सबसे अधिक घृणित उपाय सूद लेना है और इसका निकृष्ट होना नितांत युक्तिसंगत है, क्योंकि इस पद्धति में मुद्रा का उपयोग करने वाली विनिमय पद्धति से लाभ करवाने की अपेक्षा स्वयं मुद्रा से ही लाभ कमाया जाता है। संपत्ति का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के विनिमय के दो रूप हैं। पहला है नैतिक विनिमय, दूसरा अनैतिक विनिमय। संपत्ति का विनिमय न्याय सिद्धांत को ध्यान में रखकर होना चाहिए। न्याय सिद्धांत यह है कि संपत्ति के विनिमय से अधिक मनुष्यों को लाभ प्राप्त हो। अरस्तु का आग्रह है कि न केवल संपत्ति के उपार्जन में ही नहीं वरन विनिमय भी सदैव नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए और वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार समान मूल्य होना चाहिए। एक वस्तु का उतना ही मूल्य होना चाहिए जितना एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य दूसरे से प्राप्त करता है। किसी की विशेषताओं से अनुचित लाभ उठाकर विनिमय करना नितांत है। इस प्रकार के विनिमय के परिणाम स्वरूप समाज में एक बनिया वर्ग पैदा हो जाता है। यह वर्ग लोगों की अतिरिक्त वस्तुओं से क्रय विक्रय से अच्छा लाभ कमा लेता है। इस तरह समाज में व्यापार का विनिमय इन गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाता है। ऐसा विनिमय अनैतिक है। संपत्ति का वितरण। अरस्तु के अनुसार संपत्ति विभाजन के निम्नांकित तीन प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। दूसरा, सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग। तीसरा है व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। दूसरे प्रकार के विभाजन को कोई भी विचारक स्वीकृत नहीं करेगा, इसलिए अरस्तु ने पहले और तीसरे प्रकार के विभाजनों की परीक्षा की है।
अरस्तु ने प्रथम प्रकार का खंडन यह कहकर कर दिया कि जो वस्तु सभी की है वह किसी की भी नहीं है, क्योंकि जिस संपदा के सभी स्वामी हैं उसकी ओर सभी लापरवाही करते हैं, और जिस कार्य में मनुष्य अपनत्व दिखाता है वह काम अधिक उत्साह, तत्परता तथा कुशलता के साथ किया जा सकता है। अरस्तु ने संपत्ति के तीसरे विभाजन को व्यवहारिक तथा लाभप्रद बताते हुए कहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व से संपत्ति का उत्पादन बढ़ेगा, उसमें उदारता, दानशीलता तथा आतिथ्य सत्कार जैसे सद्गुणों का उदय होगा। अरस्तु मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी निजी संपत्ति का होना अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि जिस नागरिक के पास कुछ भी निजी संपदा नहीं है और जो राज्य को कुछ भी नहीं दे सकता, उसके लिए संपूर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करना असंभव ही नहीं है, वरन वह उससे वंचित ही रहता है। उसके अनुसार निजी संपत्ति वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है। इस प्रकार अरस्तु संपत्ति के व्यक्तिगत आधिपत्य के सिद्धांत का समर्थन करता है, साथ ही वह निजी संपत्ति के सिद्धांत द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक नैतिक बनाना चाहता है और सार्वजनिक कल्याण के लिए उसके उपभोग पर बल देता है। अरस्तु का संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग की धारणा उसे संपत्ति संबंधी सिद्धांत का सार है, परंतु व्यवहारिकता की कसौटी पर प्लेटो के साम्यवाद का आलोचक यथार्थवादी अरस्तु यह भूल गया कि अनजाने ही वह आदर्श मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व और उसका सामूहिक उपभोग लगभग अव्यवहारिक है। दूसरा, अरस्तु के परिवार संबंधी विचार। अरस्तु ने संपत्ति और परिवार को व्यक्तिगत विशेषताएं माना है। उसने संपत्ति को परिवार के लिए आवश्यक बताया था। संपत्ति पर विवेचना के बाद उसने परिवार संबंधी विचारों पर व्याख्या किया। अरस्तु के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। यह आधारशिला है जिस पर सामाजिक जीवन का विशाल भवन स्थिर रहता है। यहीं से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। परिवार नागरिक की प्रथम पाठशाला है। परिवार में बालक माता की गोद और पिता के संरक्षण में पालित पोषित होकर नागरिकता की प्रथम शिक्षा ग्रहण करता है और यहीं पर उसे जीवन संग्राम से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। परिवार में की गई तैयारी उसकी भावी सफलता या विफलता का निर्धारण करती है। जहाँ प्लेटो परिवार को प्रकृति के मार्ग में एक व्यवधान, एक बाधा मानता है, वहीं अरस्तु परिवार को उचित, आवश्यक और प्रेरणा का स्रोत मानता है। उसकी दृढ़ मान्यता है कि आत्मरक्षा, आत्मव्यक्ति और मनुष्य की यौन भावनाओं की संतुष्टि के कारण परिवार सर्वथा स्वाभाविक और आवश्यक है। विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली सबसे पहली संस्था इस परिवार का जन्म भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य भावनाओं की संतुष्टि के लिए हुआ है। अरस्तु के अनुसार परिवार का स्वरूप पैतृक है और परिवार के समस्त सदस्यों का कार्य अलग अलग होता है। पुरुष परिवार का संचालक और शासक है। यह स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान और समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। दास निर्बुद्धि और विवेक शून्य होता है, अतः उस पर स्वामित्व का शासन आवश्यक है। संतान अनुभवी होने के कारण मार्ग से भटक सकती है तथा अपना हित कर सकती है, अतः उस पर पिता का नियंत्रण होना आवश्यक है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार का वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार का मुखिया होना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि परिवार के सदस्यों में परस्पर पूर्णतः मित्रता का वातावरण होना चाहिए। परिवार एक जीवन पर्यंत मित्रता का नाम है। मुखिया के पूर्ण अनुशासन और नियंत्रण के साथ ही परिवार का वातावरण मधुरता और स्नेह से परिपूर्ण होना चाहिए। परिवार के सदस्य पारस्परिक सहयोग द्वारा नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सकते हैं। अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना। पहला, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद में उत्पादन और वितरण एक ही अनुपात में रहे। कठोर श्रम के द्वारा अधिक उत्पादन करने वालों को भी उतना ही प्राप्त करने की व्यवस्था है जितना कम श्रम करने वाले को, परंतु यह अनुचित है। दूसरा, सामूहिक उपभोग व सामूहिक उत्पादन के साथ साथ सामूहिक संपत्ति से विभिन्न नवीन समस्याओं को जन्म मिलेगा और अनेक झगड़े होंगे। अरस्तु के शब्दों में मनुष्य के साथ रहने और सब प्रकार के मानवीय संबंधों को परस्पर समान रूप से बरतने से सदा ही कठिनाइयाँ आती हैं, पर यह विशेष रूप से तब आती है जब संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है। तीसरा, मनुष्य तभी अधिक परिश्रम, क्षमता और रुचि के साथ कार्य करता है जब उसे व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति की संभावना होती है। सामूहिक लाभ से किए जाने वाले कार्यों में सामान्यतः व्यक्ति को कोई दिलचस्पी नहीं होती है और न ही वह इसके लिए सच्चे दिल से परिश्रम करना चाहता है। प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। संपत्ति तो एक प्रेरणा शक्ति और स्वाभाविक आवश्यकता है जिसके बिना स्वस्थ और सुखी जीवन संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति एक आवश्यक साधन है। व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य को आत्मसम्मान प्रदान करती है, वह उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। समाज में कलह और संघर्ष वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति के कारण जन्म नहीं लेते, अपितु मानवीय प्रकृति की दुष्टता के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि शिक्षा द्वारा मानवीय प्रकृति को सुधार दिया जाए तो ये झगड़े पैदा नहीं होंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था गलत है। इतिहास में ऐसी व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
अरस्तु के मतानुसार जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साम्यवादी व्यवस्था का आयोजन किया गया था उसके द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, लोभ, शोषण आदि की भावनाएं मानसिक रोग हैं। संपत्ति का साम्यवाद इनका उपचार नहीं है, इनका उपचार तो मानसिक होना चाहिए। धन्यवाद।